अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ अली इमाम और मैं आपको अपने चैनल केमिस्ट्री हब बाय अली इमाम में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। हम सबसे पहले आयन से स्टार्ट करते हैं कि आयन क्या होता है। देखें, आयन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्पीशीज़ कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पे चार्ज हो हम उसे आयन कहते हैं। द स्पीशी कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। मिसाल के तौर पर H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सारी आयन्स की एग्जांपल्स हैं। आयन बनता किस वक्त है? आयन उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हम आयन को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयन की टू टाइप्स हैं, क्योंकि चार्ज दो तरह का होता है तो आयन भी दो तरह का होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पॉजिटिव आयन क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केटाइन। पॉजिटिव आयन किस वक्त बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब जो पॉजिटिव आयन होता है वो उस वक्त बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब जब एटम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको पता है हमें हमेशा एनर्जी देना होती है। कितनी एनर्जी देना होती है? इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें आयन केटाइन बनाने के लिए हमेशा एनर्जी देना पड़ती है। तो इस बेसिस पे हम ये भी कहते हैं कि जो केटाइन का बनना है, पॉजिटिव आयन का बनना है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमेशा ही एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव आयन के ऊपर +1 चार्ज हो, +2, +3 चार्ज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो +1, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो +2, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो +3 चार्ज होगा। जैसा कि सोडियम की और हमारे पास मैग्नीशियम की और क्लोरीन की एग्जांपल हमारे पास सोडियम की, मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की एग्जांपल हमारे पास दी गई है, क्योंकि हम पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं। एक बात और याद रखें, जो पॉजिटिव आयन होता है उसका साइज़ हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और जो पॉजिटिव आयन होता है इसका बनना हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और एक चीज़ और कि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो मोस्टली क्या होता है, एटम का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। तो हम कहते हैं जो आयन होता है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, स्टेबल होता है। नेगेटिव आयन के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव आयन क्या होता है? हम कहते हैं नेगेटिव आयन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनाइन। ये उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जो पॉजिटिव, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी हमेशा रिलीज़ करता है, तो हम कहते हैं नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन याद रखें, सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डाई नेगेटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जिस तरह केटाइन पे +1, +2, +3 चार्ज हो सकता है, एनाइन पे भी -1, -2 और -3 चार्ज हो सकता है। इट डिपेंड्स कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर एक गेन करेगा तो -1, अगर 2 गेन करेगा तो -2, इसी तरह अगर 3 गेन करेगा तो -3। अब जो केटाइन होता है ना, जिस तरह हमने पढ़ा, उसका साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से छोटा। एनाइन का साइज़ पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। और जो एनाइन का बनना है ये बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये थी ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सिंपल आयन एंड कम्प्लेक्स आयन। सिंपल आयन कौन सा होता है? अगर सिंगल एटम है वह चार्ज, यानी अगर कोई सिंगल एटम हो, यानी ऐसा आयन हो जिसमें एक ही एटम हो, हम उसे कहते हैं सिंपल आयन। H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे सिंपल आयन हैं। और कम्प्लेक्स आयन कौन से होते हैं? अगर आयन में एक से ज़्यादा एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, तो हम उन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स आयन। अब मिसाल के तौर पर CO32 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सारी कम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल हैं। एक बात और याद रखें कि कम्प्लेक्स आयन में हमारे पास जो एनाइन है वो मोर अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू केटाइन। यानी हम यूँ कह सकते हैं द एनाइन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम आर मोर अबंडेंट देन केटाइन। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दो होती हैं। एक तो ये है कि एनाइन एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ऑफ केटाइन, यानी ऐसे आयन जिनमें ग्रुप ऑफ एटम हो, उनकी निस्बत स्टेबल होता है। दूसरा,
जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इजीली शेयर किया जा सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिंगल एटम के ऊपर लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी शेयर नहीं होता। तो वो सिंगल एटम के ऊपर होता है, वो शेयर नहीं हो सकता, इसलिए वो ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास ऐसे आयन बहुत कम मौजूद हैं जिनमें ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो। चंद एक एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मसलन उसमें हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बाकी एग्जांपल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जिसमें कार्बोकेटाइन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? ऐसे केटाइन यानी ऐसा पॉजिटिव आयन जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखें, NH4 पॉजिटिव को हम मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहते, इसको हम आयन कहते हैं। हाँ, ये ऐसा आयन है जिनमें ग्रुप ऑफ एटम है। NH4 पॉजिटिव ये कम्प्लेक्स आयन आप इन्हें कह सकते हैं कि NH4 पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है, और इसमें हम कहते हैं कि आयन वो होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज ना हो, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है, तादाद एटम्स की चेंज ना हो। अब जब इसमें NH4 पॉजिटिव बनता है तो तादाद जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए हम इसको सिंपल क्या कहते हैं कि ये आयन है, कम्प्लेक्स आयन ज़रूर है लेकिन ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन होता है जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे, हम उसे मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह का होता है, मॉलिक्यूलर केटाइन एंड मॉलिक्यूलर एनाइन। मॉलिक्यूलर केटाइन क्या होता है? अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो मॉलिक्यूलर केटाइन बनता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूलर एनाइन कौन सा होता है? अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एनाइन बन गया। अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब हम किसी मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी प्रोवाइड करें। अब हाई एनर्जी प्रोवाइड करें या हम एक्सरेस पास करें, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएं, या हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करें मॉलिक्यूल से, या बीटा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएं ऑन गैसियस स्टेट, यानी मॉलिक्यूल हमारे गैसियस फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, गैसियस फेज़ में हो, उस वक्त हम ये सब तमाम चीज़ें उनके ऊपर फाल करवाएं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूलर आयन से हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तीन तरह की। नंबर 1, हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता लगता है, हमें काइंड ऑफ बॉन्ड के बारे में यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पता लगता है, और हमें टाइप्स ऑफ एटम के बारे में पता लगता है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद एक हमारा और छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाए। The mass of an atom of an element as compared to mass of an atom, take mass of an atom of an carbon taken as 12। किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को मैयर AMU में करते हैं, और इसको हम शो कैसे करते हैं? हम कैपिटल A लिख के छोटा सा R लिख देते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ये हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम, या 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा होता है। देखिए, हमने यहाँ डेफिनेशन में कार्बन 12 को मेंशन क्यों किया? इसलिए मेंशन किया कि कार्बन 12 जो है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तो हमने यहाँ पे कार्बन 12 से ही कंपेयर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव करना है कि जो 1 AMU होता है ये 1/12 ऑफ कार्बन है। कैसे प्रूव करेंगे? देखें, अगर मेरे पास 6.02 ज़रब 10 की ताकत है, 6.02 × 10⁻23 है, वो गैडो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो इनका मास होता है 12 ग्राम। अगर मैंने एक कार्बन एटम का मास निकालना हो तो 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, तो मेरा आंसर आता है 1.99 × 10⁻23 ग्राम। अब चूँकि 1 AMU जो होता है ये 1/12 ऑफ कार्बन है, तो हम क्या करते हैं? इसको 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या -27 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो ये चीज़ें वो थी जो हमारी बुक में थी, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट, अब बात समझिएगा, कार्बन 12 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? देखें, कार्बन 12 से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि पहल जो हिस्ट्री के मुताबिक पहल इसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था, लेकिन 1961 में जाके जो आयोपैक है, जो ये तंजीम ये सारे काम करती है, उन्होंने क्राइटेरिया को बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम इसे हमने जो कंपैरिजन के लिए एलिमेंट लेना है उसके लिए फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। मसलन जिसमें 3-4 चंद एक हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। मसलन वो स्टेबल होना चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान होनी चाहिए, वो मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है,
मोर अबंडेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और उसकी ट्रांसपोर्ट आसान होनी चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए ताकि हमें उससे डील करना आसान हो। सॉलिड को डील करना क्या होता है, आसान हो जाता है। और दूसरा कार्बन 12 इसलिए लिया गया कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। और जो कार्बन 12 होता है इसका मैस अप टू 4 डेसिमल जो है वो 12.0000 और हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो कंसीडर करते हैं। तो चूंकि होल नंबर में कार्बन 12 है और इसकी परसेंटेज भी अपने आइसोटोप्स में सबसे ज़्यादा है, यानी अबंडेंस जो है वो भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने कार्बन 12 को लिया है। क्योंकि एक क्राइटेरिया ये भी है कि हमने एलिमेंट वो लेना है जिसका आइसोटोप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके आइसोटोप कार्बन 12 से भी ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन कार्बन 12 को एक और एडवांटेज हासिल है कि स्टेबिलिटी तो उसके पास है और इसके साथ साथ ये मोर अबंडेंट भी है, तो इसलिए कार्बन 12 लिया गया। अब स्टूडेंट्स ये इंट्रोड्यूस कैसे करवाया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया, हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देख लेते हैं। मसलन हम कहते हैं एक हाइड्रोजन का मैस क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब जो कार्बन है वो कितना हैवी है हाइड्रोजन से, 12 टाइम। तो अगर इसका मतलब है मैंने एक कार्बन एटम का मैस निकालना है तो मैं एक हाइड्रोजन के मैस को जो ग्राम्स में है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर एक्सपोनेंट में आएगा। मैं ये सॉल्व नहीं किया मैंने, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि एक्सपोनेंट में आंसर आएगा। इसी तरह मैग्नीशियम 24 टाइम्स हैवी है, तो एक मैग्नीशियम का मैस निकालने के लिए हम एक हाइड्रोजन का जो मैस है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, मेरा आंसर फिर एक्सपोनेंट में आएगा। ये 3.99 समथिंग आ जाता है, कार्बन का 1.99 समथिंग आ जाता है, करके देखिएगा आप। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ वो 16 टाइम हैवियर है, तो मैं 1.66 × 10⁻⁻24 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फिर एक्सपोनेंट में आ जाएगा। अगर एलिमेंट्स के मैसेज पीरियोडिक टेबल में हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ में होते हैं तो हमारे लिए मैसेज को याद करना बड़ा मुश्किल होता। अब आप इस स्क्रीन पे देखें हमने क्या किया, 1.66 × 10⁻⁻24 को AMU कर दिया। अब ये सारा तो AMU हो गया, तो हाइड्रोजन का मैस कितना हो गया, 1 AMU, कार्बन का 12 AMU, मैग्नीशियम का 24 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। तो हमारे लिए इन वैल्यूज़ को याद करना आसान है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट मुतारिफ करवाया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन क्राइटेरिया था, बाद में 1961 में जाके क्राइटेरिया चेंज होकर कार्बन को रख दिया गया। अब हम जितनी भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो हम मैस को मेजरमेंट के लिए मालूम करते हैं, उसमें भी कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।